अच्छा, पहले डीपीपी डिस्कशन करनी है आपको। और जिन बच्चों के कल मैसेज आए थे वही मेरे ख्याल से लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो गए हैं, आपको लेक्चर्स मिल गए होंगे। हाँ हाँ हर्षवत, बिल्कुल आई एम राइटिंग दिस थिंग। आज पहले वही होगा, बोला था मैंने आपको। और आज भी मैंने किया था ये, डीपीपी भेजी थी आपको। नहीं हर्षवत मैंने, अच्छा यूट्यूब पर नहीं दिखे हैं, मतलब जो आपको, वो तो मेरे ख्याल से कुछ भी हम, अच्छा चलो ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ बेटा। मेरे पास तो लिंक आ गया, मैं अभी ग्रुप में ना, कल का लेक्चर और परसों का, उससे पहले के तो भाई वॉइस और उसका चक्कर रहा है, तो उसमें तो फिर यही है कि वॉइस ही आएगी। तो जिनके वो रह गए हैं वो फिर देखते हैं किसी और दिन, जिसको डाउट क्लास एक ले लेंगे, उसके अंदर जिसको जहां जहां डाउट होगा स्टार्टिंग के टॉपिक्स में वो क्लियर कर दूंगी एक बार। ठीक है बेटा। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अक्षिता, जो मैंने सुबह डीपीपी भेजी थी, एक अक्षिता ने भेजी है मुझे, एक त्रिशा ने भेजी है ना। तो बेटा ठीक है, आपने क्वेश्चंस किए हुए थे, हालांकि मैं सारे देख नहीं पाई हूँ, एक बारी फिर भी अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन पहले डीपीपी 1 थी, अभी मैं ना मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी थी जो आपके पास बुकलेट है, और वो अनाउंस तो मैं नहीं कर पाई किसी वजह से। एक्चुअली सर जो थे अवेलेबल नहीं थे आज, कंफर्म नहीं था उनका, उनके फादर ठीक नहीं है, जो डीपीपी वगैरह जो आपके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बुकलेट्स वो। तो कल आप 9 to 5 वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा सेट्स की। नायडू बैच के बच्चों के लिए मैंने बोल दिया है, आप अपने बैच का नाम लेकर और वो वाली आपकी बुकलेट जो है वो कलेक्ट कर लेना कल। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बुकलेट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं अभी वो सारे नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने अभी क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हैं। आज का टॉपिक होने के बाद अगर कुछ हो पाए देन आई विल शेयर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर डीपीपी वाला जो था, एक बार निकाल लेती हूँ मैं डीपीपी। पहला क्वेश्चन था जो डीपीपी 1 के अंदर था, क्या कह रहे हो भाई, 1 मिनट। नरेश सर है बेटा, डीप आपकी बुकलेट के लिए वहां जाके नरेश सर मिलेंगे आपको। नरेश सर से आपने मॉड्यूल 5 लेना है सेट्स का, उनको बोलना है कि मॉड्यूल 5 जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए हैं लास्ट वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें नहीं हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट, तो आप बात कर लेना उनसे जाके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अब डीपीपी 1 के अंदर जो आपके पास पहला क्वेश्चन था वो कुछ एएन वाली फॉर्म का था। अभी रुकिए 1 मिनट, मुझे डीपीपी खोलने दीजिए पहले, क्योंकि ये डीपीपी थी आपकी फर्स्ट। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके अंदर उसने क्या कहा था, विद द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म दी हुई है आपको, ये वाली फॉर्म। भाई जिन लोगों के पास अभी डीपीपी नहीं है, कुछ एक तो बच्चे और नए ज्वाइन किए हैं, थोड़ा बहुत सेट अगर कहीं पड़ा है तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो बेटा फिर मैंने कहा कि एक डाउट क्लास लगा लेंगे। ए एन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 3 times ए एन एंड ए वन इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन था पहला आपका। ठीक है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म दे रखी है, अब आप समझते हो इस चीज को कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सबको पता है ना। तो अब इसके अंदर उसने वैल्यूज पूछी थी, वो कहता है ए एन नहीं है, ए दिया था आई थिंक मैंने। तो सारे आपको ए एन निकालने हैं, ए एन की कलेक्शन लेकर आनी है। अब ए एन की कलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर रूल देख रहे हो आप, पहले तो एन जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो वेरी इट्स क्वाइट सिंपल ऑलरेडी कि 1 2 3 4 ही डालना है और कुछ नहीं करना है। अब ए एन प्लस वन, ए वन उसने दे दिया है कि 2 है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब लिस्टिंग करनी है एलिमेंट्स की, तो लिस्टिंग करते जाइए। अब ए टू मुझे चाहिए होगा, लेकिन उसने फॉर्मूला क्या दिया, ए प्लस वन, ए एन प्लस वन थ्राइस ऑफ ए एन। तो इसका मतलब ए टू अगर मुझे लिखना है तो एन को 1 लेना पड़ेगा, 1 + 1। और जब मैंने एन को 1 लिया तो आपका ये 1 + 1 मतलब ए टू हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस विल बी 3 an। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए टू इज इक्वल टू 3 a1, और ए वन हमारे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये एलिमेंट हमारा हो गया 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते जाइए बस। अब तो नेक्स्ट आप
निकाल सकते हैं, कॉन्टिन्यूशन में है, n+1 निकालना है, n चाहिए, an चाहिए n+1 निकालने के लिए, an+1 निकालने के लिए। तो जब मैंने a2 निकाला तो a1 का यूज किया, a2 निकाला है तो a1 का यूज किया है। अब a3 निकालेंगे तो a3 में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स ये 2+1 करके a3 बन गया, मतलब n को आपने अब 2 ले लिया, a3 आ गया। a3 आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस विल बी इक्वल टू a2, 3a2। देखो ये वाली फॉर्म है ना, इसको ध्यान से पहचान लो, an+1 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स an। तो इसी तरह से a3 लिया जब मैंने तो a2+1 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स a2। इस तरह की सिचुएशन है। तो 3 टाइम्स a2 दैट मीन्स 3 into 6 या 6 into 3, चलिए 3 into 6 ही लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 18 हो गया, ये a3 हो गया, एंड सो ऑन। अब रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a1 हमारा क्या था 2, a2 हमारा क्या है 6, a3 हमारा क्या है 18, एंड सो ऑन लाइक दिस। 3 के पीछे के सारे मल्टीपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहे हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू, 2 के विद रिस्पेक्ट टू। पहले 3 2 6 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद 6 को आपने आगे मल्टीप्लाई किया 3 से, इसी तरह से फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 3 से, एंड सो ऑन, दिस विल बी लाइक दिस। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, आप में से काफी लोगों ने तो कर दिया था ये क्वेश्चन डीपीपी फर्स्ट के अंदर। क्लियर है कि एक दो और लिख के दिखाऊं? हाँ जी यश, अभी तो डीपीपी करवा रही हूँ भाई, लास्ट में आगे करवाऊंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। बेटा उत्सव, अगर जेनेसिस दूर है बेटा कॉल करके जाना, आप ऑफिस में कॉल कर लेना कि नरेश सर अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो फिर मॉड्यूल, यस आपके पास मॉड्यूल 1 और 2 तो है निशांत, लेकिन वो मॉड्यूल 5 है आई थिंक, है ना? सेट्स का मॉड्यूल नहीं है ना, वैसे मैंने भेज दिया आपको मॉड्यूल। हाँ बता रहे हो, देखो वीर एक बार फिर से देख लो। देखो बेटा एक्चुअली में क्या करना है, हमें ये रूल फॉलो करना है। ये वाला रूल आपको दे रखा है कि an+1 जो है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स an है, और a1 दे रखा है। जैसे ही आपको यहाँ पे a1 दे रखा है तो a1 आपके पास ऑलरेडी गिवन है। इस रिलेशन को यूज करके अब जैसे a2 निकालना है, यहाँ पे 2 कब आएगा, जब तुम n को 1 लोगे, और ये 3 ऑफ a1 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको a1 जब मैंने n को 1 लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ए एन की जगह पे 1 लिख दिया, a1+1 a2 बन गया, और वो किसके बराबर हो गया, 3a1 के। कहाँ से आया, इस रिलेशन से आया। अब a1 आपके पास कितना दे रखा था भाई, अभी ना आप मैसेज मत डालो, मैं जरा समझा रही हूँ, बाद में देखती हूँ मैसेज। अब देखो इसके अंदर 3 1 है, a1 जो है वो 2 है, 2 डाल लो। अगर आप 2 डालोगे तो a2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से जब आपको a3 लिखना है तो ऑफकोर्स यहाँ n+1, यहाँ 3 बनाने के लिए n को 2 लेना पड़ेगा, a3 बन गया। लेकिन फॉर्मूले से a2+1 किसके बराबर है, 3 टाइम्स a2 के, तो 3 टाइम्स a2 के बराबर लिख दिया। बता वीर क्लियर हुआ? एक स्टेप और लिख के दिखाऊं? एक स्टेप और लिख लेते हैं कहता है तो, ठीक है। इसमें ये चीज हमारे पास क्या आ गई, a3 आ गई। अब तुम्हें a4 लिखना है। a4 लिखने के लिए ऑफ कोर्स तुम्हें a3+1 की फॉर्म में, मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड, हो गया तो क्लियर। ये a3 हो गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 into 18 कितना हो जाएगा, 54। अब इसको लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने के लिए रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। सारे एलिमेंट्स तो हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये भी बताया था कि सारे एलिमेंट अगर नहीं लिख पाओ तो पहले के 3 4 एलिमेंट्स लिखकर और डैश 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 कर दो। ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। चलो भाई थोड़ी सी फास्ट करते हैं, क्योंकि डीपीपी बहुत मुश्किल नहीं थी, सिंपल आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने इसलिए दी थी ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चंस को उठाना कैसे है। अब सेकंड पार्ट था बी सेट। बी के अंदर आपके पास क्या है, चलिए बी सेकंड पार्ट इसी का ही। बी के अंदर क्या था, ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही दे दिया उसने इस केस के अंदर भी। और यहाँ पर कहा है कि ए n+2, ये रूल बोला है आपको, दैट इज इक्वल टू a n+1 प्लस a n।
लेकिन यहाँ देखिए उसने 2 दिए हैं, A1 और A2, दोनों हमें क्या दिए हुए हैं, 1 दिए हुए हैं। A1 भी और A2 भी कहता है 1 है। अब आप देखो इसको A1 A2 A3 सारा कुछ लिखना है आपने। A1 दे रखा है बच्चे, A2 दे रखा है, A3 निकालना है। यहाँ से पता चल रहा है कुछ? अगर A3 निकालना है तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, n को 1 पुट कर देंगे, A3 आ जाएगा। लेकिन A3 जैसे ही आपका आया 1 पुट करने से, यहाँ पर क्या बनेगा, A2 बनेगा, n को 1 पुट कर दो, और यहाँ पे क्या बनेगा, A1 बनेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, A3। इसी तरह से n को 2 पुट करिए तो यहाँ पे आपके पास 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो ये हो जाएगा A3 + A2। अब A3 ऊपर देखिए कितना आ चुका है 2, और A2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3। गेटिंग? बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर है? चले आगे? लिख लोगे अब सारा सेट के सारा लिख के दिखाऊं? एक बारी और, चलो एक एलिमेंट और लिखते हैं। n = 3 तो A5 आ जाएगा। अब A5 आएगा आपके पास तो वो क्या हो जाएगा, A4 + A3। A4 बच्चे क्या आया हमारे पास, 3 आया, और A3 जो है हमारे पास क्या था, 2 था, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन लाइक दिस। इसी तरह से जब आप सेट लिखोगे, आंसर में आपने क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी थी। रोस्टर फॉर्म मतलब A1 1, A2 भी 1, A3 2, A4 3 और A5 5 एंड सो ऑन। करेक्ट है? अब जो तुम्हें किए होंगे एक बार आंसर मिला लो। समझ आ गई? आगे चलें? बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, रिपीट करना है तो। चले फिर आगे। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, डन, चलो गुड। निशान तुमने की है बच्चे DPP? ओके, चलो आगे चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास था, देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, बट हाँ थोड़ा सा सोचना, इसी तरह से पता चलता है कि क्वेश्चन उठाने कैसे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन था, आपको सेट दे रखा था, राइट द सेट। ये कौन सी फॉर्म है, इसको राइट करना था कि इस सेट को कैसे लिखोगे। तो इसमें क्या लिखा, राइट द सेट इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास लिस्टेड है, इसकी फॉर्म बतानी थी कि किस फॉर्म के ऊपर जो है क्वेश्चंस जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये आपके पास है 1/2, 2/5, ये देखो 3/10 एंड सो ऑन। कहाँ तक चल रहा था ये, लास्ट में 7/50 तक। ठीक है, लिस्टिंग फॉर्म में दे रखा है ये, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें मैंने मेंशन नहीं किया था, बस इसने लिखा हुआ राइट द सेट। ऑफ कोर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म पूछ रहा होगा वो। तो अब देखो इसके अंदर इसको कैसे बनाएंगे, ये 1/2 है, 2/5 है, इसके एलिमेंट्स लिखना चाहती हूँ मैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जरा यहाँ देखें तो ये 1/2 है, ये 2/5 है, और ये 3/10 है। ऐसे तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है कि n/n+1 से तो बात नहीं बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर देखूं तो 2 का स्क्वायर करके एक और ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होके एक और ऐड हो रहा है, 3 3 is 9 और +1 10। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट के अंदर भी 7 का स्क्वायर करके एक और ऐड हो रहा है 49 +1। तो ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। अब थोड़ी बहुत नंबर सीरीज वगैरह ये चीजें आपने अगर करी हैं तो यू विल बी कंफर्टेबल। वैसे इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते नहीं है, सिंपल से ये दिखने से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको n/n² + 1 लिख दूं, और n की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी आप लिखोगे पहली बात, और दूसरी बात आप ये लिखोगे कि n जो है वो बताइए कहां से कहां जा रहा है। n को कहां से स्टार्ट किया हुआ है, 1 से कहां तक जा रहा है, 7 तक। तो ये लिखनी थी आपने सेट बिल्डर फॉर्म। बताइए भाई, क्लियर है? ये भी हो गया है? समझ आया क्या किया? निशान देखो फॉर्मूला नहीं है इसमें, ऑब्जर्व कर रहा है, हमने ऑब्जर्वेशन है इसमें। ऐसी ऑब्जर्वेशन अभी आपको काफी बार आप यूज कर लेंगे, जब तक आप +2 +1 के ये करेंगे सारे टॉपिक, काफी ऑब्जर्व, कितनी बार ऑब्जर्व हो जाएगा। ये देखो ये 2 है, ये 5 है, 2 का स्क्वायर दिखाई देता नीचे 4, उसमें 1 ऐड हो रहा है, 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है और उसमें 1 ऐड हो रहा है, 7 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है और उसमें 1 ऐड हो रहा है, और ये हमारे 7 तक जा रहे हैं, बस इससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं है। तो हमें सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी।
पहले तो हमें x हमें बताना पड़ेगा कि वो n/n² + 1 वाली फॉर्म का है, फिर बच्चे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देना जरूरी है, फिर उसके बाद आप ये बताओगे कि n जो है वो 1 से लेकर 7 के बीच में है। बताइए भाई, समझ आया ये? इज इट क्लियर? प्रीवियस वन बाय निशांत, दोबारा पूछो फिर। अभी भी इसमें फॉर्मूला नहीं है। इस देखो उसके अंदर हमें फॉर्मूला दे रखा था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें फॉर्मूला नहीं दे रखा है। पहला क्वेश्चन, हाँ निशांत पूछो दोबारा। शुड आई रिपीट? एक दोबारा से फॉर्म, दोबारा क्वेश्चन लिख के रिपीट करूं या फिर क्लास? ओके ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब लेकिन अगर अभी समझ नहीं आया ना, आगे कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो अभी बीच में ही रोक बता देना कि इसमें प्रॉब्लम है, उसको 2-3 बार रिपीट कर दूंगी बेटा। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास थी डीपीपी की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो तो सिंपल ही थे भाई, फिर भी विल गो फॉर दिस। वो कहता है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ये बताना था आपको। तो मैं लिख रही हूँ सेट सारे। अब देखिए ये था आपके पास a is equal to x such that x belongs to z, ठीक है, एंड x² - 5x + 6 is equal to 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताओ मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो इंटीजर हो और इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं आपके पास? ये फाइनाइट सेट बनेगा क्योंकि कंडीशन हो गई ना कि वो इंटीजर है और दूसरा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ यही दो, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। x² - 5x + 6 is equal to 0। तो ये मेरे ख्याल से आपके पास माइनस, सही है, यही बनेंगे फैक्टर, x - 3 बनेंगे और x - 2 बनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर दो ही फैक्टर बने, x जो है वो क्या आ गया 2 और 3। इसका अगर मुझे रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो सिर्फ यही आएगा 2 और 3। उसने कहा सारे के सारे वो x जो कि इंटीजर हैं लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बेटा इसको सेटिस्फाई करने, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले तो सिर्फ यही इंटीजर है, और तो कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन गए ये। ठीक है, तो ये आपके पास कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। बताइए, क्लियर? समझ आया क्या बता रहे हो? आगे चलें? ये समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आप लोगों ने डीपीपी भेजी है, देखिए मैंने चेक तो नहीं करी है पर ये पता चल रहा है कि कौन लोग कर रहे हैं। तो अगर आप भेज देते हैं तो वेरी गुड, लेकिन डिस्कस तो होगी। अब आज वाली डीपीपी कितने लोगों ने करी है वो मुझे बता देना। इफ यू नीड मोर टाइम तो उसको फिर कल कर लेंगे डिस्कस। चलिए अभी लास्ट के इसके और कितने क्वेश्चन रह गए भाई, देखो। अच्छा इसमें आपके पास कैसा सेट बनेगा? अच्छा अब आप मुझे आंसर लिखो। डीपीपी है आप लोगों के पास, भेज रखी है मैंने। अब मुझे बताओ कि आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बी जो है आई या एफ लिख कर भेज दो। आई का मतलब इनफाइनाइट और एफ का मतलब फाइनाइट। अब लिख कर भेज दो, आप आइडिया हो जाएगा आपको भी और मुझे भी। x² इज इवन, जिन्होंने नहीं किया वो सोच लें 1 मिनट के लिए। वैसे डीपीपी दिए हुए दिन तो बहुत हो गए हैं मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट 5-6 डेज हो गए हैं। 9th को दी थी मैंने, 8th 9th को। इसमें बताइए क्या ये फाइनाइट सेट बनेगा कि इनफाइनाइट सेट बनेगा? जल्दी से आंसर आना चाहिए सबके उस पे मैसेज। ओके, राहुल का आया है, अक्षिता का आया है। राहुल यू सेंड इट ट्वाइस। आर्यन का आया है। आर्यन, बस 3 ही बच्चों का मैसेज आया भाई। एहसास, युवराज, गुड। 5 बच्चों का, देखो भाई 22-23 लोग बैठे हैं क्लास में, इसका मतलब बाकी सारे क्या कर रहे हैं? हाँ जी लव, आप क्या भेज रहे हो? अच्छा, आर्यन, एहसास और साक्षी, बेटा कुछ गड़बड़ है। देखो बाकी सबके आंसर्स जो है ठीक है, एक बार देख लो, दैट्स व्हाट। तभी करके मैंने आपसे कहा था कि आपने
लिखा है जिन्होंने, बहुत अच्छा है। अब देखो उसने कहा कि x आप जो भी लिख रहे हो, चाहे गलत लिख रहे हो चाहे सही लिख रहे हो, लेकिन ये है कि आइडिया हो रहा है इससे, आपको खुद को याद रहेंगी अब ये चीजें। जो अभी गलत कर रहे हैं वो दोबारा नहीं गलती करेंगे, और जो ठीक कर रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया हैं सभी। अब मुझे एक बात बताओ, x बिलोंग्स टू z है एंड x स्क्वायर इज इवन है, तो अगर हम x को लेना शुरू करें इवन नंबर के स्क्वायर ही इवन आएंगे, ऑड नंबर के स्क्वायर तो ऑड नहीं आते, ऑड ही आएंगे। इवन नंबर के स्क्वायर करेंगे तो वो इवन आएंगे, ऐसा है, मानते हो इस बात को? अगर मैं x को 2 ले लूं तो x का स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा 4। अगर मैं x को -2 ले लूं तब भी x का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरह से अगर मैं x को ले लेती हूँ 3, हालांकि मैं लिख नहीं रही, सिर्फ बताने के लिए लिख रही हूँ ये चीज, इसको आप छोड़ दो क्योंकि मुझे तो x स्क्वायर इवन चाहिए। तो x स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पे लिया तो आपने देखा ये 9 आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उसने कहा सारे के सारे x, तो सारे के सारे x लिखना शुरू करते हैं एक बारी। अगर, हालांकि इसको हम लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि x बिलोंग्स टू z है, पूरे तो लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं डैश डैश डैश। अब x स्क्वायर, वो सारे के सारे कहता है मुझे x दे दो जिनका x स्क्वायर इवन नंबर हो, तो इसका मतलब सारे इवन इंटीजर मांग रहा है वो, यही मतलब हो गया। नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मेरे कहने का मतलब है कि -4 ले लो आप, -2 ले लो, उसके बाद 0 ले लो, उसके बाद 2 ले लो, उसके बाद 4 ले लो, 6 लेना है 6 ले लो इस तरफ, एंड सो ऑन लाइक दिस, ये भी 6 ले लो। अब ये देखना जरा, क्या ये वो सारे के सारे x हैं जिनका स्क्वायर जो है वो क्या आने वाला है, इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा, तो वो नहीं चाहिए। 3 का स्क्वायर करोगे तो वो ऑड आएगा, वो भी नहीं चाहिए। -3 का स्क्वायर करोगे वो भी ऑड आएगा। बात समझ गए? तो इसका मतलब ये कैसा सेट बन गया, इनफाइनाइट। अब आप में से कुछ बच्चों ने फाइनाइट लिखा था। हाँ राहुल, 0 इज इवन, 0 बेटा इवन में काउंट होता है। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव की स्ट्रीम में नहीं आता है, लेकिन हम 0 को, जब हम इवन ऑड का कंसेप्ट यूज करोगे आप अभी आगे जाके, इवन ऑड फंक्शंस आएंगे, तो 0 जो है वो आपका इवन पे कंसिडर होता है। ठीक है, अच्छा और बताइए, इज इट क्लियर यहाँ तक? चले आगे। किसी को डाउट है, पूछना है अभी तो बता दीजिए, रिपीट कर दूंगी मैं। साक्षी, आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट बेटा? साक्षी, एहसास और आर्यन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका डीपीपी में क्या था क्वेश्चन? अच्छा, अब देखिए एक्स सी सेट, अच्छा इसके लिए लिख दीजिए फटाफट, जिनके पास डीपीपी है वो आंसर लिख दे, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। सी सेट है हमारा x such that x belongs to z and x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये कैसा सेट बनेगा? और डी भी लिख रही हूँ मैं, साथ के साथ ही मैं डी भी लिख रही हूँ, आप ही आंसर दे दीजिए। x बिलोंग्स टू z फाइनाइट बनेगा या इनफाइनाइट बनेगा? x इज ग्रेटर देन -10। अब तो फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी दीजिए आंसर सी और डी का। श्रुति सी, बिल्कुल ठीक है। आर्यन सही है भाई, अब ठीक है, ठीक है बेटा। युवराज आपने दोनों के आंसर दे दिए, गुड, दोनों ठीक हैं। अक्षिता, ओके अक्षिता आप दे चुके हो दोनों के। श्रुति ठीक है बेटा, वही सही है, अब आपको समझ आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, बहुत बढ़िया। अब देखो सी जो है हमारा, उसने कहा वो सारे इंटीजर दे दो जिनका स्क्वायर जो है वो आपके पास, जिनका इसका स्क्वायर जो है आपको 36 दे, तो बेटा कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? -6 और 6, एक्स की वैल्यू में सिर्फ और कुछ आ ही नहीं सकता, और किसी का स्क्वायर 36 आएगा ही नहीं, तो ये हमारे पास सी सेट आ गया, और इसका आंसर हमने लिख दिया कि ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, जब आपने डी निकाला वो कहता है सारे इंटीजर ले लो -10 से बड़े, देखना -10 से बड़े इंटीजर। चले आगे, -9, -8, -7, यही है ना बड़े, इस तरफ वाले तो नहीं है, पता है ना इधर वाले बड़े होते हैं, है ना, उधर उस तरफ चल रही है हमारी लाइन। तो अगर मैं इस डी को प्लॉट करने लगूंगी, -10 से बड़ा चाहिए बच्चे, तो -10 तो नहीं आएगा,
क्योंकि ग्रेटर देन -10 है, तो -9, -8, -7, -6 एंड सो ऑन, -5 एंड सो ऑन। आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जो है, जो छोटा नेगेटिव है दिखने में, वो बड़ा है एक्चुअली में, ठीक है। तो -7 इज ग्रेटर देन -9, दिस यू नो। तो ये आपने सही, मैक्सिमम में सही आंसर दिया, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का क्या फंडा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब ये भी आपको पता है, उसने पूछा है कि फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। अब ए सेट उसने दिया है यहाँ पे, ए सेट उसने दिया है x such that x is the letter of word, very simple question, wolf, ये वोल्फ है। और दूसरा था उसने फॉलो, बी सेट, x such that x is letter of word follow। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम सेट लिखते हैं तो हम रिपीट नहीं करते हैं। ए के अंदर आपके पास आएगा, ए की कलेक्शन आपने लिखनी है तो वो आ जाएगा WOLF, ये आपका ए सेट आएगा। और अगर आप बी सेट लिखने की कोशिश करोगे तो FOLO, सॉरी W, तो दोनों सेम हो गए, रेपिटेशन होती नहीं है। आप में से किसी ने मुझसे डाल, पता नहीं आपने पूछा था, किसी और ग्रुप के बच्चे ने पूछा था कि अगर ये दोनों इक्वल कैसे हैं, ऑफकोर्स ये इक्वल है, क्योंकि रेपिटेशन नहीं होती है। हमें जब भी कलेक्शन लिखनी है तो हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, ये सेट की स्पेशलिटी होती है। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो जिन्होंने नई भी क्लास लगाई होगी तो उनको भी ये बात पता चल जाएगी, इक्वल हैं, ओके ठीक है, सबने कहा इक्वल हैं, पहले ही बता दिया था, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन करवाना है क्या? लास्ट भी, चलो लास्ट भी देख लेते हैं। लास्ट के अंदर आपके पास क्या है, x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इज लेस देन 8। अच्छा, चलिए इसका भी लिख लेते हैं सोल्यूशन। ये है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और बेटा x स्क्वायर जो है वो लेस देन 8 है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, लेस देन इक्वल टू 8 है, ऐसे सारे x जिनका स्क्वायर जो है, तो क्या फाइनाइट सेट आएगा या इनफाइनाइट सेट आएगा? पहले तो ये बताओ, ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं? इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8 के अंदर वेवी कर्व किया है बेसिक मैथ में, ये बताना। नहीं किया है ना, शायद कल बात हुई थी। चलो ठीक है, आप बस इसको वैसे ही लेके देखिए। अगर मैं x को +-1 लेती हूँ तो इसका स्क्वायर बेटा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं x को +-2 लेती हूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। एग्री? इंटीजर बोला ना उसने, सारे के सारे x जिनका स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 है, तो x को मैंने +-1 लिया, उसका स्क्वायर आपके पास 1 आ गया। x को मैंने +-2 लिया तो उसका स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, इससे छोटा है। अगर मैं x को +-3 लेती हूँ तो x स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, और 9 तो यहाँ से बाहर निकल गया, ये सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए इसको। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं तो भी x स्क्वायर हमारा 0 आएगा। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट आएंगे? बताइए, क्योंकि उसने बोला x बिलोंग्स टू z है, इसके अलावा अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका स्क्वायर हमेशा क्या जाएगा? 8 से बड़ा चला जाएगा। तो a के अंदर अगर आप डालना चाहेंगे तो 0, 1, -1, 2 और -2। बताओ लिखना आ रहा है, कैसे सेट को लिखना है? ठीक है, ए उसने ये दिया था, अब वो बी के बारे में क्या बात कर रहा है? वो कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कहता है रियल नंबर है, वेरी गुड, रियल नंबर है। लेकिन यहाँ उसने बोला कि इस कंडीशन को पर सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर -4x+3, इसके तो मेरे ख्याल से दो ही आपके फैक्टर बनेंगे, 1 और 3, क्या कहते हो? बी सेट के अंदर सिर्फ 1 और 3 आएगा, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बताओ बेटा, अब पूछ रही हूँ मैं, इज इट इक्वल और नॉट? हाँ राहुल, ये आपने -4 to 4 किसका आंसर दिया है? अब ये आप देख लो, a इज नॉट इक्वल टू b, क्लियर है? चले फिर आगे। तो ये पहली डीपीपी आपकी डिस्कस हो गई। अब मुझे ये बताओ कि सेकंड वाली आज करनी है कि कल करें?
ए एंड बी आर, राहुल कह रहा है ए सेट के एलिमेंट्स हैं। राहुल 4 तो नहीं आएगा, तूने क्लोज ब्रैकेट डाल दी है बेटा, क्लोज डाली है ना तूने, और क्लोज के अंदर 4 इंक्लूडेड है, 4 का स्क्वायर तो 16 चला जाएगा ना फिर, और 3 भी नहीं आएगा। तो समझ आया कि नहीं? अच्छा आप मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने आज वाली डीपीपी प्रैक्टिस कर ली है? अक्षिता एक्चुअली आई नो आप लोग कर चुके हो, पर काफी बच्चों ने ना करा नहीं है। मैक्सिमम का रिस्पॉन्स आ रहा है कि कल डिस्कस। देखो भाई अगर तो कल करके आओगे आगे, फिर मैं टाइम उतना सा ही दूंगी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन थे, लगा लेते 15। ठीक है, पर आज चलिए कोई बात नहीं, आज वाली डीपीपी जो आज भेजी है वो कल की क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा फिर। आप साथ साथ ही बुकलेट, बुकलेट अभी भी नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि आज की क्लास भी काफी तो इसी में चली गई है ना, टीपीपी डिस्कशन के अंदर। देखते हैं, बुकलेट मैंने भेज दी थी इसलिए कि आप जिन लोगों के पास नहीं है वो एक बार नजर जरूर मार लें कि अच्छा क्या हो रहा है। ठीक है, पहले डीपीपी करिए, उसके बाद अभी और डीपीपी हैं वो प्रिंटेड हैं, वो भेजूंगी मैं अब आपको इसके बाद, फिर उसके साथ ही आपकी बुकलेट होती जाएगी। चलो लिखो भाई आगे, नेक्स्ट। स्टॉप था आपका, वेन डायग्राम स्टार्ट करने कर रहे थे ना हम, वेन डायग्राम के बारे में लिखवाया था मैंने आपको कुछ। हाँ हाँ युवराज, आज डीपीपी 2 कर लेना, और ऑफ कोर्स जो आपको थ्योरी पार्ट कराया जा रहा है आप उसको साथ साथ रिवाइज करो। अच्छा और एक बात और, हाँ को होस्ट वाले पर मत डालिए, अभी मैंने देखा है कुछ बच्चे को होस्ट वाले पर डाल रहे हैं, तो मैं वो मैसेज नहीं पढ़ पा रही हूँ, फिर आप कहोगे मैम रिप्लाई तो कर रहे हैं हम। चलिए अच्छा लिख, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक मिनट में। ठीक है, अब वेन डायग्राम हमने स्टार्ट करनी थी है ना, वेन डायग्राम, उसके बारे में कुछ लिखवाया था, ये बताओ। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्या करवाया था, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट वाला टॉपिक बताना, लिख दो इस पे किसी पे कि कौन क्या बोला था। वेन डायग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, यूनिवर्सल सेट हुआ था लास्ट ना, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, चलो अब आगे लिखो। आगे देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास, हम बचपन से काम करते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम आपको पता है, आपको ये चीज पता है कि 2+3 ऐड करते ही आपके दिमाग में आज ऐसे क्लिक करता है फटाफट से कि 5 ही होगा। तो ये एडिशन जो था ऑपरेशन है, नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन है। ठीक है, एडिशन है, ये एडिशन एक ऑपरेशन है, ये बात आप जानते हो, और नंबर्स के ऊपर है ये। अब हम सेट्स के बारे में जब बात करेंगे तो हमारे पास सेट्स के ऊपर ऑपरेशन भी अवेलेबल हैं, तो वो अवेलेबल पढ़ने के लिए, अवेलेबिलिटी को पढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम भी यूज करते हैं, और उनका वैसे भी बेसिक मतलब भी समझते हैं। तो अब जो आपका टॉपिक है आगे, दैट इंक्लूड्स ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये जॉन वेन था एक, ठीक है, जो मैथमेटिशियन था उसने दिया था, वैसे ये इंग्लिश लॉजिशियन था, लेकिन इसने वेन डायग्राम दिया था। और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ मैथ्स में ही नहीं है, इंग्लिश में, रीजनिंग में, सभी जगह पे यूज होते हैं। तो एक तो वेन डायग्राम है आपका, एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या होते हैं और उनके ऑपरेशंस क्या हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है, आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स। भाई बिटवीन को मैंने कल भी बताया था, आई राइट लाइक दिस,
between sets can be represented by means of diagram. जितने भी रिलेशन आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, आपने सबसेट सीखा है, ये सारों को मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, which are known as वेन डायग्राम, ठीक है। इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है आपका, वो आपके पास होता है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट। अभी समझ आ जाएगा क्या बता रहे हैं। और जो सबसेट्स होते हैं वो जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं यूजुअली जो होंगे ना, वो आपके पास किससे, सर्कल से रिप्रेजेंट होंगे। बना रही हूँ, तो डायग्राम बनाने के लिए मुझे यहाँ रब करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए आप पहले। लिख लिया है, चले, ठीक है। कोई बच्चा नया भी है आज क्लास में, एक बार हाथ खड़े करिए। कोई बच्चा नया है? अक्षिता क्या कह रहे हो? सबसेट के आगे क्या लिखा है? सबसेट्स यूजुअली लिख लो, ऐसे लिख लो, जनरली लिखा था, यूजुअली सर्कल, सर्कल्स, ठीक है। अब भाई आप में से जो लोग नोट्स अच्छे बनाते हैं वो फिर ग्रुप में, अगर उनको दे डोंट माइंड, तो ग्रुप में भेज सकते हैं, वो मेरे को भेज दीजिए, मैं अपनी तरफ से ग्रुप में भेज दूंगी जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम जो है उसको हम पढ़ेंगे। अब होता क्या है, एक बार देखते हैं कैसे। सपोज ये एक सेट बनाया मैंने, ये देखिए अभी, ये यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये कोई सेट है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास सबसेट आ गया ए, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट दिखा दिए, वन इधर डाल चुके हैं, कुछ और डाल दीजिए, 5 भी इधर डल चुका है, 6 नहीं डला है, 6 डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये यू यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इस डायग्राम के अंदर से अपने एलिमेंट लिखने की कोशिश करूंगी तो ये आएंगे, अब यूनिवर्सल सेट आप पढ़ चुके हो, इसको ऐसे हमने डायग्राम से दिखा दिया। इसके बाद मैंने ए इसका सबसेट है, मैंने क्या कहा अभी आपको कि जो यूनिवर्सल सेट है वो हम किससे दिखा पा रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाएंगे, और जो आपके सबसेट हैं, सर्कल्स वगैरह हैं, वो सबसेट की फॉर्म में होंगे। सबसेट को हमने सर्कल से दिखा दिया, तो यहाँ पर ये आपके पास हो गया 2 3 6। तो अब आप ये बात जानते हैं, यहाँ देखकर आप बता सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, इनफैक्ट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ठीक है। लेकिन इसको मुझे दिखाना है तो मैंने ऐसे दिखा दिया। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं एक और सेट बना दूं इसमें, चलिए एक और बना देते हैं, यहाँ पर एक और बना देते हैं, 7 और 9 को ले लेते हैं, तो बी एक अलग सबसेट हो गया, ये आपके पास हो गया 7 एंड 9। आप देख रहे हो कि बी भी सबसेट है यू का, आई बात समझ में? तो इस तरह से जब हम वेन डायग्राम दिखाएंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेन डायग्राम के अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसमें A इज अ सबसेट, B इज अ सबसेट एंड U इज व्हाट, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट।
अब देखिए एक चीज और कर रही हूँ मैं अब इसमें, इसी में, या फिर चलिए एक डायग्राम और बनाते हैं। ये लिख लिया आपने, इसको लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। ये बना लिया, चले आगे। ठीक है, आगे चल रही हूँ मैं। नेक्स्ट, अब आगे हम एक और एग्जाम्पल में, अब ये देखना आपको समझ आ रहा है देखने से कि नहीं आ रहा है। इसको लिख दिया मैंने बी, ये है बेटा ए। ठीक है बच्चे, देखो इसमें यू यूनिवर्सल सेट, ये ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल जो पड़ी है आपकी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को अगर हम बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 5 8 9 10 11 13 और 15। डायग्राम देखने से हमें पता चल गया कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसका मुझे ए सेट लिखना है और बी सेट लिखना है। देखना जरा, बी सेट को लिखा बेटा मैंने 1 2 3, देख रहे हो। और ए सेट को जब मैंने लिखा ना, तो बी ए के अंदर पड़ा है, मतलब जो बी के सारे एलिमेंट है वो ए के भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास होगा 1 2 3 5 8 एंड 9। यस वी कैन राइट बी इन ए। वही आ रही हूँ यश, बता रही हूँ बेटा, एक मिनट देख जरा। पहले इतना देखो कि जो मैंने फोटो बनाई उसको मैंने इसके अंदर डिस्क्राइब कर दिया। यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। सेट ए के अंदर बी वाले सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू है, यूनिवर्सल सेट है। और फिर आप क्या लिख सकते हो, ऑल्सो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ऑल्सो बी इज अ सबसेट, ये सबसेट का साइन है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी कंटेन कर रहा है ना ए में। कितने लोगों को ये बात समझ आई हुई? वेन डायग्राम कितने लोगों को क्लियर हुआ कि क्या बताया जा रहा है वेन डायग्राम के अंदर? समझ गए बात को? ये यूनिवर्सल सेट है। हाथ खड़े करिए, अच्छा बस एक बार हाथ खड़े कर दीजिए कि ये पॉइंट क्लियर हो गया है। जल्दी से कितने लोगों के हाथ खड़े होते हैं अभी पता चल जाएगा। एहसास आपको समझ नहीं आया? अमनदीप, पुलकित, राहुल, 12 हाथ खड़े हैं भाई, 21 बच्चे हैं क्लास में, 20 चलो 19 तो हैं ही। उत्सव, साक्षी, लेट आ रहे हैं आपके मैसेज। अभी भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे। वीर आपका आ गया है, वेदांत, राहुल, पुलकित और एहसास। हाँ जी, अगर रिपीट चाहते हो तो रिपीट होगा अभी। नेटवर्क इशू है, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हैंड हैंड्स रेज में भी आ जाता है नेटवर्क इशू। चलो कोई नहीं, अच्छा चलो देखो अब इसमें क्लियर हो गया। ये समझ आ गया कि वेन डायग्राम जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसेट को, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर भी सबसेट है। अब मैं ये वर्ड बोलूंगी कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ए एंड बी बोथ आर प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज बताई जा रही है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब ऑपरेशंस करेंगे साथ साथ, और साथ साथ उन ऑपरेशंस को देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर तो लैंग्वेज समझ आ रहा है तो फिर हम कोर मैथमेटिक्स का लैंग्वेज भी यूज करेंगे। तो अब वो मैं आपको बता दूंगी कि कोर कौन से वाला है। अगर आपको लगे कि आप उसे देखोगे तो आप उसे याद कर लोगे या उसे समझ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यूज दोनों करवाऊंगी। ठीक है, तो ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑपरेशन है ये सेट के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर क्या होता है आपके पास कि
इसमें क्या होता है कि यूनियन करनी होती है। यूनियन का मतलब करता है कलेक्शन करनी होती है। कलेक्शन जो होती है वो क्या होती है कि अगर आपके पास ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, पहले समझ लीजिए फिर डेफिनेशन दिखाऊंगी। सपोज मैंने ए 1 2 3 लिया, बात को समझना। सपोज ए जो है 1 2 3 लिया और बी जो है मैंने ले लिया 3 4 5 6। यूनियन का मतलब ये क्या कहता है कि ए के भी सारे एलिमेंट्स उठा लो और बी के भी सारे एलिमेंट्स उठा लो। तो मैंने सारे एलिमेंट्स उठा लिए। उसको लिखते कैसे हैं? ये यू जो है कैपिटल यू आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा, या फिर या कैपिटल यू की फॉर्म में। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में है यूनियन ऑफ, हाँ ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला ऑपरेशन है, जैसे एडिशन होता है नंबर्स में, जैसे एडिशन है नंबर्स में होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है नंबर के अंदर, वैसे बेटा सेट में पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है? अब देखिए लिखते कैसे हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। जहां पे कोर डेफिनेशन होगी वो कोर लिखाऊंगी। ये सिंपल बात भाषा में हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल रॉ लैंग्वेज में। क्या कि ए के भी एलिमेंट्स उठा लो, कहते हैं सारों की यूनियन कर दो, सबको इकट्ठा कर दो, कुछ भी मत छोड़ो। चाहे अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो दोबारा मत लिखो। 1 2 3 4 5 6 एज द नेम इम्प्लाई। नेम इम्प्लाई का मतलब है कि दोनों की यूनियन के अंदर ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो, या ए यूनियन बी में वो एलिमेंट होंगे या तो वो ए के पास होंगे या बी के पास होंगे, दोनों में किसी के पास भी है तो यूनियन के पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बताओ भाई क्लियर हुई बात कि यूनियन क्या है? ठीक है। और जो कॉमन एलिमेंट है दैट विल बी टेकन वंस। चलो फिर रॉ लैंग्वेज की डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर कोर लैंग्वेज की लिखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट A and B are two sets. ठीक है निशांत, वेरी गुड बेटा। A and B are two sets. The union of A and B, the union of A and B, A और B का यूनियन लेना है आपने। यूनियन ऑफ A and B is again a set। बनाया मैंने सेट अलग से, देखिए A लिया अलग सेट था, B लिया अलग सेट था। हाँ यश क्या कह रहे हो, क्या लिखा है तूने? ऑपरेशन ऑफ, हाँ यूनियन ऑफ सेट ही है अजय। टू सेट्स में जो कॉमन होता है वो एक टाइम लिखना होता है। बिल्कुल यश, एक ही टाइम लिखना है बेटा, क्योंकि हम रिपीट नहीं करते हैं। हमने दोनों से कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। चलो पहले डेफिनेशन जल्दी से देख लेते हैं ताकि यूनियन आज थोड़ा सा समझ आ जाए कि क्या है। तो मैंने कहा कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज, क्या होगा अभी मैंने क्या बताया, इज अगेन ए सेट, इज द सेट। कैसा सेट है? विच कंटेन्स, ये रॉ डेफिनेशन है जिससे आपका काम चल सकता है। विच कंसिस्ट लिख लो, या विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of A and all the elements of B, which contains all the elements of A and all the elements of B। और हम U सिंबल यूज करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अगर मुझे A यूनियन B लेना है तो उसका क्या मतलब है, आई वॉन्ट टू राइट दिस A यूनियन B, ठीक है। और A के भी सारे के सारे एलिमेंट और B के भी सारे के सारे एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसके अंदर एक और सेट ले लो, नया सेट ले लो, नया सेट। ए भी मतलब ए ऊपर लिखा हुआ है, सी ले लेते हैं नया सेट। पर सी जो है वो चलो ठीक है चलेगा, यहाँ सब सेट नहीं है, सी ले लो। सी ले लिया 2 4 6 8। डी ले लिया आपने 6 9 10 11। अब मैं आपसे सी यूनियन डी पूछूं तो वो एलिमेंट लिखने हैं हमें जो दोनों के पास हैं, सारे एलिमेंट लिख देने हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं वो दोबारा नहीं लिखने हैं। बताओ बेटा बात समझ आ गई है? इज इट क्लियर? अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट मैम, अगर
5 ही हो सेट में तो ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात आ गई। सुनो, ये किसने पूछा है? देखो पता है सेट के अंदर जब हम सबसेट्स वगैरह लिख रहे थे ना, सबसेट जब हम लिख रहे थे, देखो 5 अगर उसने एलिमेंट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर 5 ही लिख दो, लेकिन 5 वो लिखेगा नहीं, 5 वो लिखेगा ही नहीं। वो क्या लिखेगा? सारे के सारे वो एलिमेंट्स लिखेगा मैक्सिमम टाइम पर। अगर तुम्हारे सेट के अंदर जैसे सपोज उसने कह दिया, कहता 5 ही एलिमेंट, कोई बात नहीं, आने दो फिर 5 को भी, क्योंकि तब तो फिर 5 हमारे लिए एक एलिमेंट हो जाएगा ना। अगर आपने इसी एग्जाम्पल के अंदर सपोज मैंने 5 ऐड कर दिया तो ठीक है, लेकिन वो 5 देगा नहीं, क्योंकि जब वो क्वेश्चन करेगा फिर वो नंबर्स पे खेलता है। बताओ भाई कितने लोगों को बात समझ आई है? यूनियन का क्या मतलब है, समझ आ गया? क्लियर हो गया ये? पक्का? वेरी गुड। आपकी क्लास में कुछ लोग तो आते घूमते फिरते रह रहे हैं। यश, इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए अभी यहीं वाइंड अप करते हैं। हाँ जी यश बोलिए, आप अपनी तरफ से कुछ डाउट है अभी तक तो पूछिए। ठीक है, हर्षवद पहली डीपीपी करी थी भाई, समझ आ रहा है भाई सबको? चलो ठीक है, ठीक है फिर। अब इसके अंदर कोर डेफिनेशन पर हम आएंगे। एक छोटा सा पॉइंट और बता जा रही हूँ लास्ट में, वो नोटिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पे यूज होगा। क्या होगा देखो जरा, पहले ये देख लो, यहाँ तक ये चीज समझ आ गई है। तो अब मैं इसको रब करके एक छोटा सा और एग्जाम्पल दे रही हूँ। 1 मिनट और मुझे दे दीजिए बस। ये आपके पास है, सपोज ए मैंने एक सेट लिखा, AEIOU, एक सेट मैंने ए लिखा, और बी मैंने लिखा AIU। ठीक है, अब क्या हुआ अगर आपने नोटिस करा हो तो ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास AEIOU ही आ गया वापस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बी जो था वो कंटेन कर रहा था ए में। मानते हो इस बात को? AIU जो है वो आपके पास एक सेट है, ए जो है वो AEIOU है, और बी जो है वो कंटेन कर रहा है ए में। अगर बी ए में कंटेन कर रहा है तो ए यूनियन बी के अंदर वही सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो कि हमारे पास किसके एलिमेंट हैं? ए के। तो यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि ए यूनियन बी जो है वो ए के ही बराबर हो गया। बताओ भाई ये लैंग्वेज समझ आई? अभी ये कोर लैंग्वेज नहीं है, नॉर्मल है। कोर वाला डेफिनेशन अभी आएगा। इसी चीज को लिखने का थोड़ा सा दूसरा तरीका बताऊंगी, जो कि मैथमेटिकल का कंसेप्चुअल अप्रोच है, लेकिन वो तब बताऊंगी, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको समझ आएगा तो, नहीं समझ आएगा तो फिर वो आप छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? अब देखो, बी जो था वो ए के कंटेन कर रहा था, बी जो है वो ए के अंदर कंटेन्ड है ना? बी इज अ सबसेट ऑफ ए एक्चुअली। तो अगर तुम ए यूनियन बी करोगे तो वापस ए ही तो आने वाला है, ए के एलिमेंट्स ही सारे आ जाएंगे। तो जब अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि बी जो है वो ए में कंटेन करता है, तो ए यूनियन बी जो है वो ए के ही बराबर होगा। बताओ क्लियर हुआ ये पहला इंपॉर्टेंट रिमार्क है आपके पास, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कंटेनमेंट है दो सेट की, एक सेट दूसरे में कंटेन करता है तो उनकी यूनियन बड़े सेट के ही बराबर होती है। ये चीज मैं बताना चाहती हूँ। अगर हमारे पास एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन करता है तो उनकी जो यूनियन होती है बेटा वो बड़े सेट के बराबर होती है। क्लियर? वेरी गुड। अब जो मैंने आपको डीपीपी भेजी है, आज आपके लिए बस वही होमवर्क है। जिन लोगों ने कर लिया है वो अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, और जितना मैंने आपको बोला है कि सैटरडे फ्राइडे तक जितना आपका सेट हो जाएगा उतना जो है हम पेपर में देंगे। तो थोड़ा कोशिश करिए दोबारा दोबारा रीड करने की। शुरू में जिन बच्चों को, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, देखो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड के समझने में दिक्कत हो सकती है। तो जिन्होंने स्टार्टिंग में अटेंड नहीं किया, मिस किया है, वो सारे के सारे एक बार दोबारा से देख ले नोट्स को, और जो डाउट्स आ रहे हैं वो मुझे पर्सनली भेज दें।